अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। कल हमने लेक्चर 1 लिया था जिसमें हमने कई सारी टॉपिक कंप्लीट की थी। नाउ इट्स टाइम टू मूव अहेड और उम्मीद करता हूँ कल का लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपकी प्रिपरेशन भी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होने वाली है वो है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि इसके बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है। तो सबसे पहली चीज़ की मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल particularly bacteria have three chemically complex cell envelope which is tightly bound। इसका क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि ज़्यादातर जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं पार्टिकुलरली यानी कि स्पेशली खास तौर से बैक्टीरिया, उसके पास 3 तरह का केमिकली कम्प्लेक्स सेल एनवेलप होता है जो कि एक टाइटली बाउंड स्ट्रक्चर होता है। वो तीनों कौन कौन सा है? सबसे पहला आपका हो जाएगा ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा हो जाएगा सेल वॉल और तीसरा हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। तो अब चलिए हम लोग इसको 1 बाय 1 करके तीनों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स, ये क्या होता है? सबसे पहली चीज इसमें ये कि ये डिफर करता है कंपोजिशन में और इसी तरीके से थिकनेस में अमंग बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनमें इसकी कंपोजिशन भी अलग हो सकती है और इसकी थिकनेस भी क्या हो सकती है? अलग हो सकती है। यानी कि जो ग्लाइकोकैलिक्स है ना, कंपोजिशन मतलब क्या? मिलावट, कंपोजिशन किससे बना हुआ है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं कंपोजिशन। और थिकनेस मतलब मोटाई अपने लफ्ज़ों में। तो बैक्टीरिया में कंपोजिशन डिफर कर सकती है और इसी तरीके से थिकनेस, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके बारे में, ये आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये क्या होती है? आउटर मोस्ट लेयर होती है। जैसे कि यहाँ पे देखो, सबसे आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स, सेकंड पे आती है सेल वॉल और तीसरे पे आती है सेल मेम्ब्रेन। अगर हम लोग आउटर टू इनर जाएं, लेकिन अगर इनर टू आउटर जाते हैं तो हमारे पास सबसे पहले आती है सेल मेम्ब्रेन, दूसरे पे सेल वॉल, तीसरे पे ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोकैलिक्स होती है इसमें 2 तरह की लेयर होती है, एक होती है स्लाइम लेयर और दूसरी होती है कैप्सूल। अब स्लाइम लेयर क्या होती है? ये एक लूज शीट होती है। इसका काम क्या होता है? इसका काम बेसिकली ये वाटर को और इसी तरीके से आयन को क्या करती है? बैक्टीरिया से लॉस होने से रोकती है, ठीक है। तो जो स्लाइम लेयर होती है वो क्या करती है? ये बेसिकली वाटर और आयन को बैक्टीरिया से लॉस ना हो उससे रोकती है, प्रिवेंट करती है। और फिर उसके बाद जब हम लोग कैप्सूल की बात करते हैं, ये क्या होता है? थिक होता है और इसी के साथ साथ ये टफ होता है। अगर कोई चीज़ थिक होगी और टफ होगी, जाहिर सी बात है उसका काम क्या होगा? प्रोटेक्शन का काम होगा। तो ये बेसिकली प्रोवाइड करता है क्या? प्रोटेक्शन। तो हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में क्या सीखा? सबसे पहली चीज़ ये कि ये कंपोजिशन और थिकनेस में बैक्टीरिया के बीच में अलग अलग हो सकती है, डिफर कर सकती है। दूसरी ये आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसमें 2 लेयर होती है, एक होती है स्लाइम लेयर, दूसरा होता है कैप्सूल। स्लाइम लेयर जो होती है ये लूज शीट की होती है, ये वाटर और आयन को रोकती है लॉस होने से बैक्टीरिया से, और इसी के साथ साथ कैप्सूल ये थिक और टफ होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इसके बाद हमारी जो दूसरी चीज़ है वो क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल क्या करती है? डिटरमाइंस द शेप ऑफ अ सेल। ये क्या करती है? एक सेल के शेप को डिटरमाइन करती है। यानी कि एक सेल है, उसका शेप ओवल होगा, उसका शेप राउंड होगा, कैसा होगा ये कौन डिटरमाइन करेगा? ये सेल वॉल डिटरमाइन करेगी। और दूसरी चीज़ ये कि इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम ब्रस्टिंग एंड कोलैप्सिंग। यानी कि ये जो सेल वॉल होती है ये महज एक सेल के शेप को डिटरमाइन नहीं करती, बल्कि इसके साथ साथ ये एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ताकि जो बैक्टीरिया है ना वो कोलैप्स ना हो। मतलब कोलैप्स मतलब ढह जाना, बरस्ट मतलब फट जाना। तो इस ये जो सेल वॉल होती है ये बैक्टीरिया को कोलैप्स होने से, इसी तरीके से बरस्ट होने से क्या करती है? रोकती है, बचाती है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करती है। कौन? सेल वॉल। अब उसके बाद जब हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है नेचर में। सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब क्या है? सिलेक्टिव परमिएबल का मतलब ये है कि सेल के अंदर कौन सी चीज जाएगी और सेल से बाहर कौन सी चीज आएगी, वो सिलेक्ट करने वाली कौन सी लेयर होगी? वो होगी आपकी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है।
इसीलिए इसे को ये कहते हैं कि इंटरेक्ट्स विद आउटसाइड वर्ल्ड। इसका मतलब ही यही होता है कि विच मॉलिक्यूल आयन विल गो इन आर आउट ऑफ द सेल। इसका मतलब होता है इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन सिलेक्टिव परमेबल होती है नेचर में, और दूसरी ये इंटरेक्ट करती है आउटसाइड दी वर्ल्ड से, यानी कि कौन सी चीज़ अंदर जाएगी कौन सी चीज़ बाहर आएगी, इसी को बोलते हैं इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड। अब उसके बाद हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते हैं, और एक चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट वो ये कि आल्दो अगरचे ईच लेयर हर लेयर ऑफ द एनवेलप की परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन, अलग अलग काम करती है, बट दे एक्ट टुगेदर, लेकिन वो मिलजुल करके काम करती हैं एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट के तौर पर। क्या मतलब ये कि अगरचे ये जो तीनों लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन, ये अगरचे अलग अलग काम करती हैं, लेकिन ये टुगेदर भी, ये मिलजुल कर भी एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह क्या करती हैं, काम करती हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग मज़ीद जब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये क्या है कि बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप मैनर, ये दो तरह के होते हैं। यानी कि जो सेल एनवेलप है उसके डिफरेंस की बुनियाद पर अगर हम बैक्टीरिया को देखें तो ये दो तरह का होता है, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और दूसरा होता है ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, दोज दैट टेक अप ग्राम स्टेन, यानी कि ग्राम पॉजिटिव ऐसे बैक्टीरिया को बोलते हैं जो क्या करते हैं कि जो स्टेन को अपने अंदर रिटेन कर लेते हैं या उसे टेकअप कर लेते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो किसी भी दोस्त दैट डू नॉट, स्टेन मतलब क्या होता है, स्टेन मतलब कलर होता है। ठीक है, स्टेन मतलब कलर होता है, तो वो बैक्टीरिया जो कलर को, स्टेन को अपने अंदर रिटेन मतलब बरकरार कर लेते हैं, अपने अंदर ले लेते हैं या फिर उसे टेकअप कर लेते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। और जो ऐसा नहीं कर पाते उसे हम लोग बोलते हैं ग्राम निगेटिव। तो ये इसके बारे में हो गया। अब उसके बाद हमारी जो अगली टॉपिक है वो क्या है, मेसोजोम। अब इसमें क्या है कि इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इज इनटू सेल। ओके, अगर ये इनटू साइटोप्लाज्म या कुछ और लिखा होगा तो ये मेसोजोम नहीं होगा, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल। अब ये क्या होती है, ये मेसोजोम होती है। अब कल हमने थोड़ा सा मेसोजोम के बारे में देखा था, आज थोड़ा मज़ीद और देखेंगे। अब ये मेसोजोम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल, ट्यूब्यूल्स एंड लैमेली। ये तीन तरह की फॉर्म में हो सकती है, या तो वेसिकल के फॉर्म में, या तो ट्यूब्यूल के फॉर्म में, या फिर लैमेले के फॉर्म में मौजूद हो सकती है। और ये मेसोसोम क्या होती है, ये हेल्प करती है किसमें, सेल वॉल के फॉर्मेशन में, इसी तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन में, इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल और रिस्पायरेशन में, सिक्रीशन में, इन तमाम चीज़ों में कौन मदद करती है, मेसोसोम। इसके साथ साथ ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को क्या करती है, इंक्रीज करती है, और इसी तरीके से इंजाइमेटिक कंटेंट जो होता है उसके भी सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, कौन, मेसोजोम। तो कल हमने मेसोजोम के बारे में थोड़ा पढ़ा था और आज पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया मेसोजोम का। ठीक है, और दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे, प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ये क्या है, एक प्रोकैरियोट्स है। इसमें क्या होता है कि अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म, तो इसको बोलेंगे क्रोमैटोफोर। हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू सेल, ये मेसोजोम की प्रॉपर्टी है कि ये सेल के अंदर एक्सटेंड करती है, जबकि जो साइनोबैक्टीरिया है इसका एक्सटेंशन किस में होता है, साइटोप्लाज्म में। तो यही चीज़ याद रखनी है, साइनोबैक्टीरिया में इनटू द साइटोप्लाज्म और यहाँ पर इनटू द सेल। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, निकलना। ठीक है, तो कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स होती है जो एक्सटेंड करती है साइटोप्लाज्म में, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटोफोर, और जिसके अंदर मौजूद होता है पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब क्या होता है, कलर। ठीक है,
तो ये बेसिकली हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या, इसी से रिलेटेड कि बैक्टीरियल सेल जो होते हैं ना वो दो तरह के हो सकती हैं। एक तो मोटाइल हो सकता है और दूसरा नॉन मोटाइल। मोटाइल क्या मतलब जो मूव कर सके, नॉन मोटाइल क्या जो मूव ना कर सके। तो हम पहले मोटाइल वाले को देख लेते हैं। तो बैक्टीरियल सेल में अगर कोई मोटाइल है यानी कि वो मूव कर सकता है तो वो उसका एग्जाम्पल है फ्लैजेला। यानी कि ये बेसिकली कैसे होते हैं, हैव थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल। यानी कि ये जो मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं वो उनकी सेल वॉल से एक्सटेंशन होता है एक पतले से फिलामेंट का, ठीक है। उनकी जो सेल वॉल होती है उससे एक थिन फिलामेंट एक्सटेंट होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है मोटाइल वाले की। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फ्लैजेला। अब फ्लैजेला के तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट, दूसरा होता है हुक और तीसरा होता है बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है, और जो हुक होता है वो फिलामेंट को ज्वाइन करता है किससे, बेसल बॉडी से। बेसल मतलब बेस, तो बेसल बॉडी कहाँ मौजूद होगी, बेस पर। तो ये बेसिकली हो गया फ्लैजेला के बारे में। और जो नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल का मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो मोटिलिटी में, मूव करने में कोई भी रोल अदा नहीं करते, उसे हम बोलते हैं नॉन मोटाइल। अब इसका एग्जांपल जैसे कि पिलाई, ये किससे मिलकर बनी हुई होती है, पिलिन प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। दूसरी चीज ये इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। और फिम्ब्रिया इसी तरीके से, फिम्ब्रिया क्या होता है, ये स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि सेल से स्प्राउट होता है। और कुछ बैक्टीरिया में ये जो फिम्ब्रिया होता है ये हेल्प करता है किसमें, रॉक्स स्ट्रीम में, यानी कि लहरों में ये रॉक्स से अटैच हो जाए, अटैच होने में, और इसी तरीके से हॉस्ट टिश्यू से अटैच होने में क्या करता है, मदद करता है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक पूरी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइबोसोम, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहली चीज़ इसमें क्या होती है कि ये 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर साइज में होता है। और इसी के साथ साथ इसके अगर कई सारे राइबोसोम एक सिंगल राइबोसोम से अटैच होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम। पॉली का मतलब ही होता है मेनी। व्हेन सेवरल राइबोसोम अटैच to a single ribosome then this is called polysome or polyribosome, ठीक है। दूसरी चीज इसमें ये एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, और इसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, तो गियोर्ग प्लेड 1953 में। और इसको किसके अंदर देखा गया, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर इसे देखा गया। और ये जो है ये एक नॉन मेम्ब्रेनस, इसके पास ये नॉन मेम्ब्रेन होती है, यानी कि इसके पास मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, ये मेम्ब्रेन लेस होता है, ठीक है। और फिर ये किससे मिलके बना हुआ होता है, आरएनए और प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताना। और फिर उसके बाद जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो राइबोसोम प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं, वो होता है 70S। और इसकी दो सब यूनिट होती है, एक होती है 50S और एक होती है 30S। और इसको आसान तरीके से याद करने का जो ट्रिक है ना वो ये कि देखो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है 70S होता है, तो इसकी जो दो सब यूनिट होती है वो क्या होती है 50S और 30S। देखो 70 क्या है, एक ऑड नंबर है, 7 क्या है, एक ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है और 3 ऑड नंबर है। तो हमें ये पता चला कि जो प्रोकैरियोट्स में प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं उसमें 70S होता है, और उसकी जो दोनों सब यूनिट होती है वो क्या होती है 50S और 30S होती है। और वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, ऑड नंबर में होते हैं। इस तरह आप याद कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जब यूकैरियोटिक राइबोसोम के बारे में आप देखेंगे ये 80S होता है, तो इसकी सब यूनिट क्या होती है 60S और 40S। 8 भी इवन है, 6 भी इवन है और 4 भी इवन है। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। और ये एस क्या होता है, एस होता है आपका स्वेडबर्ग्स यूनिट, जो कि जिसका मतलब होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट, ओके। और फिर उसके बाद ये जो होता है एस ना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है
कि इट इज़ इनडायरेक्टली मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज। आपको क्या कह सकता है कि एस इज़ डायरेक्टली मेजर, जबकि ये कैसा है, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे थोड़ा सा घुमा सकता है, तो इसे ज़रूर माइंड में रखना। और दूसरी चीज़, राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है, यानी कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है। और इसके बाद अगर कोई भी चीज़ जैसे कि डीएनए से अगर डीएनए बन रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेप्लिकेशन, और अगर डीएनए से एमआरएनए बन रहा है इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अगर एमआरएनए से प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन। और इसके बारे में तो आप नेक्स्ट उधर क्लास 12th वाले मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। सो ये रही इतनी टॉपिक। सो लेट्स मूव अहेड। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी। सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंक्लूजन बॉडी। व्हाट इज इंक्लूजन बॉडीज, लेट्स सी। तो सबसे पहले इंक्लूजन बॉडी, इट स्टोर्स रिजर्व मटेरियल इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट्स से, यानी कि जो इंक्लूजन बॉडी होती है ना, ये प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में रिजर्व मटेरियल को स्टोर करती है। दूसरा क्या, कि नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये किसी भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होती है, यानी कि ये नॉन मेम्ब्रेनस, या आप कह सकते हैं कि ये मेम्ब्रेन लेस होती है। और तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंक्लूजन बॉडी लाई फ्री इन दिस साइटोप्लाज्म में, ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली पड़ी रहती है, ठीक है। इसका एग्जांपल जैसे कि आपका हो गया फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स, जो इंसर्टी ने दिया है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कि गैस वैक्यूल्स इज आल्सो एन इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन ब्लू ग्रीन अलगी एंड पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया, यानी कि ये जो गैस वैक्यूल है ना, ये भी एक इंक्लूजन बॉडी है जो ब्लू ग्रीन अलगी में और इसी के साथ साथ पर्पल ग्रीन बैक्टीरिया में पाई जाती है। और उसके बाद ये हमारी टॉपिक होती है मुकम्मल। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में, जो इंसार्टी ने थोड़ा बहुत दिया है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली चीज कि यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड ऑल प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया, यानी कि ये जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ना, इसमें प्रोटिस्टा आ जाता है, फंजाई आ जाती है, प्लांटी एंड एनिमेलिया आ जाता है, और जो मोनेरा है वो आता है प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। अब उसी के साथ साथ इसके पास क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर इन्वेलप, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उसके पास बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, और इसी के साथ साथ उसके पास न्यूक्लियर इन्वेलप भी होता है। और इसके बाद वैरायटी ऑफ कम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर, इसके पास अलग अलग तरह के लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि चलने वगैरह के लिए। और इसी तरीके से साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी होते हैं किसके पास, यूकैरियोटिक सेल के पास। और इसी तरीके से ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, क्या तमाम यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। आइडेंटिकल का मतलब सेम, वो सेम नहीं होते हैं बल्कि अलग अलग होते हैं। और एनिमल सेल हैव सेंट्रियोज विच आर ऑलमोस्ट एब्सेंट इन ऑल प्लांट्स। एनिमल के अंदर क्या होता है, सेंट्रियोस होता है, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन तमाम प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। तो ये हो गया इंक्लूजन बॉडी और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में यूकैरियोटिक सेल के एक एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट जो होता है वो क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो cell membrane was studied detailed structure after advent of electron microscope in 1950, यानी कि ये जो डिटेल्ड स्टडी हमें पता चली है सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने की है, वो कब, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया 1950 में, तब जाके साइंटिस्टों को प्रॉपर तरीके से सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ने का मौका मिला और उसके बारे में जांचने का, और सारी चीज़ें, ये सारे जो पॉइंट है उन्होंने ये लिखा जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इसी तरीके से जो केमिकल स्टडी की गई वो किसकी मदद से की गई, आरबीसी की वजह से की गई, यानी कि आरबीसी की मदद से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो केमिकली स्टडी की गई वो किसकी वजह से, आरबीसी की मदद से, ठीक है। रेड ब्लड सेल जिसका फुल फॉर्म है।
और ये तकरीबन किससे कंपोज्ड होती है, लिपिड एंड प्रोटीन। तो सेल मेम्ब्रेन बेसिकली किससे मिलके बनी हुई होती है, सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ मेनली लिपिड्स एंड प्रोटीन। और उसके बाद जो इसका अगला पॉइंट है वो ये कि मेजर लिपिड जो होती हैं वो क्या होती हैं, फास्फोलिपिड से। यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो ज़्यादातर लिपिड होती हैं वो क्या होती हैं, फास्फोलिपिड होती हैं। फास्फोलिपिड के अंदर क्या पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। और ये अरेंज होता है किसमें, बाइलेयर में। यानी कि जो फास्फोलिपिड होती है वो किसमें अरेंज होती है, बाइलेयर में अरेंज्ड होती है। और उसके बाद अगर हम लिपिड की बात करें, लिपिड आर अरेंज्ड विद इन मेम्ब्रेन। जो लिपिड्स होती हैं वो मेम्ब्रेन के अंदर ही क्या की जाती हैं, अरेंज होती हैं। और जैसे कि इसका जो लिपिड का जो पोलर हेड होता है या जिसे बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, वो किस तरफ होता है, आउटर साइड होता है। जबकि इसका जो नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक टेल जो होती है ये इनर पार्ट होता है। यानी कि जो लिपिड होती है दिस इज अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन and the hydrophilic or polar part is towards the outer side, while we talk about the hydrophobic or non-polar tail it is towards the inner part or inner side। ठीक है। और फिर उसके बाद जब बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन हुई, जब मज़ीद इसके बारे में सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा गया, इन्वेस्टिगेशन साइंटिस्टों ने की, तो ये पता चला कि इसके पास प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद होता है। यानी कि इसके पास सिर्फ लिपिड्स और प्रोटीन नहीं होती बल्कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये सारी चीज़ें भी होती हैं। और इसी तरीके से जो प्रोटीन का और इसी तरीके से लिपिड का जो रेशियो होता है वो वेरी कर सकता है अलग अलग एनिमल्स में। जैसे कि ह्यूमन की बात करें तो लिपिड्स इसमें कितनी होती है, 40% होती है। और प्रोटीन कितनी होती है, 52% होती है। यह आमतौर पे पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये हो गई इतनी बात। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन, यानी कि अगर एक्सट्रैक्शन की आसानी की बुनियाद पर हम लोग प्रोटीन को देखें तो उसको दो हिस्सों में क्लासीफाई किया जाता है। एक होता है एक्सट्रिंसिक या इसी को बोलते हैं पेरिफेरल, और दूसरा होता है इंट्रिंसिक या इसी को बोलते हैं इंटीग्रल। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है इट लाइज ऑन द सरफेस। क्या होती है, एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल, ये सरफेस पर पड़ी रहती है। अगर कोई चीज़ सरफेस पर पड़ी रहेगी तो जाहिर सी बात है कि उसको एक्सट्रैक्ट करने में, उसको निकालने में आसानी होगी। दैट्स वाई जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन होती है इजी टू एक्सट्रैक्ट, यानी कि इसको आसानी से निकाला जा सकता है। जबकि जो इंट्रिंसिक या इंटीग्रल प्रोटीन होती है ये पार्शियली, मतलब थोड़ा सा या फुली या मुकम्मल तौर पे बरीड इन दी मेम्ब्रेन, पूरी मुकम्मल तौर पे या फिर थोड़ा सा मेम्ब्रेन के अंदर धसी होती है, जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट, निकालने में हमें मुश्किल होती है। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो मुझे लगता है कि इतना तो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब चलिए बढ़ते हैं आगे। So let's talk about fluid mosaic model which was given by Singer and Nicholson in 1972. So what does this fluid mosaic model say? Let's see. So according to this, quasi-nature of lipid enables lateral movement of protein within overall bilayer. यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो लिपिड का क्वासी नेचर है वो प्रोटीन के लेटरल मूवमेंट को इनेबल करता है बाइलेयर के अंदर। और इसी तरीके से एबिलिटी टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। यानी कि जो मेम्ब्रेन के अंदर जो मूव करने की एबिलिटी होती है उसे हम लोग फ्लूइडिटी के तौर पर नापते हैं। ठीक है। और इसी तरीके से लेटरल मोमेंट यहाँ पे आया था। लेटरल मोमेंट क्या होता है, मोमेंट विद इन अ लिपिड। लिपिड के अंदर जो मोमेंट होती है उससे हम लोग बोलते हैं लेटरल मोमेंट। ये लिपिड और प्रोटीन दोनों के बीच में हो सकता है। और फ्लिप फ्लॉप मोमेंट जो है वो क्या होता है, मोमेंट फ्रॉम वन लिपिड लेयर टू अनदर। यानी कि एक लिपिड के लेयर से दूसरी लिपिड के लेयर के बीच में जो मोमेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मोमेंट, जो कि प्रोटीन के ज़रिए कभी भी नहीं शो होती।
और उसके बाद हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड लाइक डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस है। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट होता है जिसमें किसी भी तरह की एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, जैसे कि डिफ्यूजन और इसी तरीके से ऑस्मोसिस है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस जैसे वही कि मान लो जो पानी है अगर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या? ऑस्मोसिस है। और अगर किसी और सॉल्यूट वगैरह में देखा जाए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की जानिब मूव करता है तो इसे बोलते हैं डिफ्यूजन। तो अगर सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है, ऑस्मोसिस हो रहा है, तो उसमें सिर्फ ये देखा जा रहा है कि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो इसमें हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती एनर्जी वगैरह की। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट वाले सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और अगर बात की जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तो इसमें हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि सोडियम पोटेशियम पंप है। इसमें क्या है कि हमें एटीपी की ज़रूरत पड़ती है। किसी चीज़ को अगर आप पंप कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पंप करने के लिए यू नीड एनर्जी। सो एक्टिव ट्रांसपोर्ट आर दोज ट्रांसपोर्ट इन विच energy is required, while we talk about passive transport, in this one no energy is required. So let's move ahead. अब उसके बाद हम लोग सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन देख लेते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जैसे कि सेल का ग्रोथ होना और इसी तरीके से सेल का डिवीजन होना, इंटरसेलुलर जंक्शन का फॉर्मेशन होना, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं सेल मेम्ब्रेन के ज़रिए ड्यू टू इट्स फ्लूइडिटी नेचर या फ्लेक्सिबिलिटी नेचर आप कह सकते हैं। और इस तरीके से इसमें सिक्रेशन भी होता है, इंडोसाइटोसिस भी होती है। सो ये रहा पूरा सेल मेम्ब्रेन के बारे में। एनसीईआरटी के एक एक लाइन मैंने यहाँ पर पॉइंट में लिख दी है। सो आई होप कि आप लोगों को ये पूरा जो लेक्चर है समझ में आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।